बिल्कुल। जोनाथन को बहुत गुस्सा भी आया, जिसकी वजह से सारे कमरे में पैर पटकता हुआ सा चला था। उसे बार्थोलोमियो शाल्टो से कोई दुश्मनी नहीं थी और चाहता था कि सीधी तरह उसके हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाए। वो अपना सिर तलवार के नीचे नहीं रखना चाहता था, पर कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके सहयोगी की वहशी भावना जाग उठी और जहर अपना काम कर चुका था। इसलिए जोनाथन स्मॉल ने अपना सबूत छोड़ा, ज़मीन पर खजाने की तिजोरी रखी और उसके पीछे चला गया। जहाँ तक मेरी सोच कहती है, घटनाओं का यही सिलसिला रहा होगा। हाँ, जहाँ तक उसके डील डॉल का सवाल है, वो अधेड़ उम्र का रहा होगा और अंडमान की भट्टी सी गर्मी में इतने साल काटने के बाद उसका रंग काला पड़ चुका होगा। उसके कदमों की दूरी से उसकी लंबाई का अंदाज़ा लगता है और हम जानते हैं कि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। थेडियस शर्ल्टो ने जब उसको खिड़की पर देखा था तो एक बात साफ हो गई थी कि उसके शरीर पर काफ़ी बाल थे। मुझे और कुछ नहीं मालूम। उसका पार्टनर? ओह, उसमें तो कोई राज है ही नहीं, पर तुमको उसके बारे में जल्दी मालूम पड़ जाएगा। सुबह की हवा कितनी सुहानी है। देखो वो छोटा सा बादल किस तरह किसी बड़ी फ्लोमिंगो चिड़िया का गुलाबी पंख नजर आ रहा है। अब लंदन के बादलों के बीच से सूरज की लाल रोशनी दिख रही है। ये कई लोगों के ऊपर चमकता है, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हारे और मेरे जितने अजीब काम में मशगूल किसी पर भी अपनी रोशनी नहीं बिखेरी होगी। हम प्रकृति के अद्भुत रूप के सामने अपनी छोटी छोटी हरकतों से कितने बौने नजर आते हैं। क्या तुमने जीन पॉल को पढ़ लिया है? काफ़ी हद तक। मैंने कार्लाइल को भी पढ़ लिया है। वो तो ऐसे हुआ मानो किसी झरने के साथ चलते चलते उसकी शुरुआत तक पहुंच गए हों। वो बड़ी गहरी टिप्पणी करता है। वो कहता है कि किसी आदमी की महानता का सबूत इस बात से मिलता है कि वो अपने आप को कितना तुच्छ मानता है। तुम्हारे पास पिस्तौल तो नहीं है? मेरे पास छड़ी है। अगर हम उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है कि हमें इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। जोनाथन से तुम निपट लेना। अगर दूसरे ने दुष्टता दिखाई तो मैं उसको गोली से मार डालूंगा। बोलते बोलते उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके 2 चैम्बर भरने के बाद उसने उसे अपनी जैकेट की दाईं जेब में रख लिया। इस दौरान हम टोबी के पीछे पीछे आधा गांव की सी सड़कों पर दौड़ रहे थे, जिनके दोनों ओर घर खड़े थे और जो शहर की तरफ जा रही थीं। अब हम सड़कों पर थे, जहां नाविक और मजदूर काम में लग गए थे और बदसलीकेदार औरतें दरवाज़ा खोलती घरों की सीढ़ियां साफ कर रही थीं। सड़कों के कोनों में खड़े पब्लिक हाउसों में काम शुरू हुआ ही था और बदमाश किस्म के लोग बाहर आ रहे थे, मुंह धोकर अपनी शर्ट की आस्तीनों से गीली सीढ़ियों को पोंछते। तरह तरह के कुत्ते हमें हैरानी से देख रहे थे, पर हमारा टोबी एक अजूबे की तरह न दाएं देख रहा था न बाएं। अपनी नाक जमीन से सटाए दौड़ रहा था और बीच बीच में खुशी से भौंक उठता, जिससे पता चल रहा था कि महक अचानक तेज हो गई थी। हम पूर्वी ओवल से लगी गलियों से होते हुए स्ट्रीथम, ब्रिक्सटन, कैम्बरवेल से गुजरे और अब कनिंगटन लेन में आ गए थे। जिन लोगों का हम पीछा कर रहे थे उन्होंने शायद पकड़े जाने के डर से बड़ा उलझा हुआ रास्ता पकड़ा था। अगर कोई गली मिलती तो वो मेन सड़क पर नहीं आते थे। कैनिंगटन लेन के आखिरी छोर पर वो दाएं मुड़कर बॉन्ड स्ट्रीट और माइल्स स्ट्रीट में पहुंच गए। माइल्स स्ट्रीट, जहां पर नाइट्स प्लेस की ओर मुड़ती है, वहां जाकर टोबी रुक गया। फिर कभी आगे कभी पीछे की तरफ दौड़ने लगा, कान टेढ़े करके, जैसे कुत्तों की आदत होती है जब वो अनिश्चय की स्थिति में होते हैं। फिर भी वो गोल गोल घूमने लगा और बीच बीच में हमें ताकने लगा, मानो अपनी शर्मिंदगी पर हमसे सहानुभूति चाह रहा हो। आखिर इस कुत्ते के साथ क्या माजरा है? होम्स गुर्राया। उन्होंने कैब ली या गुब्बारे मुड़ गए? शायद वो कुछ देर यहाँ पर खड़े रहे, मैंने सुझाव दिया। ओह, अब ठीक है, ये फिर से दौड़ रहा है, राहत से मेरे दोस्त ने कहा। वो वाकई दौड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर सूंघने के बाद उसने मन बना लिया था और ऐसी फुर्ती और दृढ़ता से दौड़ा जैसे अब तक नहीं दौड़ा था। महक अब शायद पहले से तेज हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी नाक जमीन पर नहीं टिका रखी थी, पर अपना पट्टा खींचता हुआ जोर से भागने की कोशिश करने लगा। होम्स की आंखों की चमक देखकर मैं जान गया कि वो सोच रहा है कि हमारी मंजिल करीब आने वाली है। अब हम नाइन्स एल्म्स में होते हुए ब्रोड्रिक और लिंसन के विशाल लकड़ी के ठेके पर थे।
जो व्हाइट ईगल टैवर्न के पास था। यहाँ पर कुत्ता उत्सुकता से पागल होकर साइड के गेट से होता हुआ अंदर घुस गया, जहाँ आरी चलाने वाले लकड़ी काट रहे थे। बुरादे और लकड़ी की छीलनों के बीच से कुत्ता दौड़ता रहा, एक गली से गुजरा, एक गलियारे में मुड़ा, लकड़ी के दो चट्टों के बीच गया और आखिर में एक विजय भरी भौंक के साथ एक बड़े पीपे पर कूदा जो ठेलिया गाड़ी पर रखा था। जीप बाहर लटका और आंखें मिचमिचाता टोबी इस पीपे पर खड़ा हो गया और हम दोनों की ओर शाबाशी के इंतजार में देखने लगा। पीपे और ठेलिया गाड़ी के पहियों पर एक गहरे रंग का लिक्विड चिपका था और पूरे माहौल में लोबान की महक फैली हुई थी। शर्लक होम्स और मैंने शून्य भाव से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ ही हम पर हंसी का जोरदार दौरा पड़ गया। अब क्या? मैंने पूछा। टोबी कभी गलती न करने वाला अपना स्वभाव भूल चुका है। उसने अपनी समझ के मुताबिक ही काम किया। होम्स ने उसे पीपे पर उठाकर लकड़ी के ठेके के बाहर ले जाते हुए कहा, अगर तुम देखो कि कितना लोबान रोज़ाना लंदन से बाहर ले जाया जाता है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे रास्ते उलझ गए हैं। अब इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर लकड़ी फेरने के लिए। बेचारे टोबी की इसमें कोई गलती नहीं। हमें असली महक तक जाना होगा शायद। हाँ, और किस्मत से हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। नाइट्स प्लेस के कोने पर कुत्ता इसलिए उलझन में पड़ गया कि वहाँ दो अलग दिशाओं से दो अलग महकें आ रही थीं। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, अब दूसरे रास्ते से जाते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। टोबी को वहाँ ले जाने पर जहाँ उसने गलती की थी वो एक बड़े चक्कर में घूमा और आखिर में एक नई दिशा की तरफ मुड़ गया। अब हमें ध्यान रखना होगा कि हम लौटकर उसी जगह ना पहुँच जाएं जहाँ लोबान का पीपा रखा था, मैंने सोचा। मैंने इस बारे में सोच रखा है, पर देखो ये सड़क के किनारे किनारे ही चल रहा है, जबकि पीपा सड़क से नहीं गुजरा था। नहीं, अब हम असली महक के रास्ते पर हैं। वो महक नदी के किनारे से होती हुई बेलमंट प्लेस और प्रिंस स्ट्रीट तक आ पहुंची। ब्रॉड स्ट्रीट के अंत में वो पानी तक पहुंच गई, जहां लकड़ी का एक छोटा सा घाट था। टोबी हमें ठीक यहाँ तक ले आया और वहाँ पर कूकू करता पानी के तेज बहाव को देखने लगा। होम्स ने कहा, यहाँ से उन्होंने नाव ली है। घाट के किनारे और पानी में कुछ छोटी छोटी छिछली नावें पड़ी थीं। हमने बारी बारी से टोबी को हर नाव सूंघाई। हालांकि उसने उत्साह से हर नाव सूंघी, पर उसने कोई इशारा नहीं किया। इस जगह के पास ईंटों का एक छोटा सा घर था, जिसकी दूसरी खिड़की पर लकड़ी का एक पट्टा टंगा था। उसके ऊपर लिखा था मोर्डिसाई स्मिथ और नीचे लिखा था घंटों या दिन के हिसाब से किराए पर नावें मिलती हैं। दरवाजे के ऊपर एक दूसरी सूचना थी कि एक स्टीम लॉन्च रखी है। इसकी साक्षी वहां पर पड़ी बहुत सी खाली कोक की बोतलें थीं। शर्लक होम्स ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और उसके चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। ये बहुत बुरा नज़र आ रहा है, वो बोला। ये लोग उससे कहीं ज़्यादा चालाक हैं जितना मैं उनको समझ रहा था। इन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए। मुझे डर है यहाँ पर बहुत सावधानी बरती गई है। वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा रहा था जब दरवाज़ा खुल गया और एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला 6 साल का बच्चा भागता हुआ बाहर आया और उसके पीछे पीछे एक हट्टी कट्टी लाल चेहरे वाली औरत, जिसके हाथ में एक बड़ा सा स्पंज था। तुम वापस आकर नहाओ जैक, वो चिल्लाई। वापस आओ शैतान, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा वापस आ गए और तुम्हें इस हाल में देखा तो हम दोनों को खूब डांट पड़ेगी। छोटे बच्चे, होम्स ने चालाकी से कहा, कितने गुलाबी गाल हैं इस प्यारे बच्चे के। अब जैक, क्या तुमको कुछ चाहिए? बच्चे ने जरा देर सोचा। मुझे 1 शिलिंग चाहिए, उसने कहा। इससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं चाहिए? मुझे 2 शिलिंग चाहिए, होशियार बच्चे ने कुछ सोचकर कहा। तो फिर लो, पकड़ो। बड़ा प्यारा बच्चा है मिसेस स्मिथ, तुम्हारा भला हो। ये वाकई बड़ा प्यारा है और होशियार भी, पर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब मेरा पति कई कई दिनों के लिए बाहर चला जाता है। अभी गया हुआ है वो, होम्स ने निराशा से कहा। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, क्योंकि मैं मिस्टर स्मिथ से बात करना चाहता था। वो कल सवेरे से गया हुआ है सर। मैं सच कहूँ तो मुझे उसके लिए डर लग रहा है, पर अगर आप नाव के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं भी बात कर सकती हूँ। मुझे वो स्टीम लॉन्च किराए पर लेनी है। सर, वो स्टीम लॉन्च में ही गया है, इसलिए मैं उलझन में हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसमें इतना कोयला नहीं है कि वो वुलविच जाकर वापस आ सके। अगर वो लकड़ी की नाव में गया होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी,
क्योंकि कई बार वो काम के सिलसिले में ग्रेवसैंड तक गया है और ज़्यादा काम होने पर वो वहाँ रुक भी गया है, पर बगैर कोयलों के स्टीम लॉन्च किस काम की? उसने शायद नदी के घाट पर कुछ कोयले खरीद लिए हों। हाँ, ये तो है, पर यह उसका तरीका नहीं है। वो कुछ बैग कोयले की जितनी कीमत लगाते हैं, उस पर मैंने अक्सर उसको बहुत लड़ते सुना है। मुझे वो लकड़ी के पैर वाला बदसूरत आदमी और उसकी बेहुदा बातें अच्छी नहीं लगती। वो हरदम यहीं पर ठक ठक क्यों करता रहता है? लकड़ी के पैर वाला आदमी? होम्स ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ सर, एक भूरा बंदर से चेहरे वाला आदमी जो एक से ज़्यादा बार मेरे बूढ़े से मिलने आ चुका है। उसी ने कल रात उसको आकर जगाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आदमी को मालूम था कि वो आ रहा है, क्योंकि उसकी लॉन्च में स्टीम बन रही थी। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ सर, मैं मन में इस बात से खुश नहीं हूँ। पर माय डियर मिसेस स्मिथ, होम्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, आप बेकार परेशान हो रही हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि रात के वक्त लकड़ी के पैर वाला आदमी ही आया था? मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी पक्की तरह से कैसे कह सकती हैं। उसकी आवाज़ से सर, मैं उसकी आवाज़ पहचानती हूँ, जो थोड़ी मोटी और फटी हुई है। उसने खिड़की पर खटखटाया था करीब सुबह के 3 बजे। चलो जल्दी चलो दोस्त। मेरे बूढ़े ने जिम को जगाया, जो हमारी सबसे बड़ी औलाद है, और वो लोग चले गए बगैर मुझसे एक भी शब्द बोले। मुझे उस लकड़ी के पैर की ठक ठक पत्थरों की तरह सुनाई देती है। और क्या वो लकड़ी के पैर वाला अकेला था? कह नहीं सकती, मैंने किसी और को नहीं सुना। मैं सॉरी हूँ मिसेस स्मिथ, पर मुझे एक स्टीम लॉन्च चाहिए थी, और मैंने क्या नाम है उसका, उस लॉन्च के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम हो सकता है उसका। औरोरा सर। हाँ हाँ हाँ, वो पीली लाइन वाली पुरानी हरी लॉन्च तो नहीं है जो आगे से चौड़ी है? नहीं नहीं, वो तो छोटी सी पतली सी लॉन्च है। उस पर अभी ताज़ा पेंट किया गया है, काला और 2 लाल लकीरें हैं। थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही मिस्टर स्मिथ की खबर मिलेगी। मैं नदी में जा रहा हूँ, और अगर मुझे औररा दिखी तो मैं उसको बता दूंगा कि आप घबरा रही हैं। उसका फनल काले रंग का है आपने बताया? नहीं सर, काले पर सफ़ेद पट्टा है। हाँ हाँ, सिर्फ किनारे पर ही काला है। गुड मॉर्निंग मिसेज स्मिथ, यहाँ पर एक नाव वाला है। वॉटसन चलो, इसके साथ हम नदी पार करते हैं। जब हम नाव पर बैठे तो शेरलॉक होम्स ने कहा, इस तरह के लोगों के साथ एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो बात बता रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अगर आप दिखाते हैं कि आपको दिलचस्पी है, तो फिर वो सीपी में मोती की तरह बंद हो जाते हैं। अगर आप अनिच्छा दिखाते हुए सुनते हैं, तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है जो आप चाहते हैं। हमारा रास्ता अब काफ़ी साफ है। मैंने कहा, फिर तुम क्या करोगे? मैं एक लॉन्च किराए पर लेकर औरोरा की खोज में नदी में जाता। माय डियर वॉटसन, ये बहुत उलझा हुआ काम होगा। वो यहाँ और ग्रीनविच के बीच नदी के किसी भी किनारे पर रुक गई होगी। पुल के नीचे मीलों तक नाव के उतरने की भूल भुलैया है। तुमको सभी जगह खोजने में कई दिन लग जाएंगे। अगर तुम अकेले ऐसा करना चाहते हो तो फिर पुलिस की मदद लो। नहीं, मैं शायद आखिरी में थैनली जॉन्स को बुलाऊंगा। वो बुरा आदमी नहीं है, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे उसकी नौकरी पर आ जाए। पर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं खुद सुलझाऊँ, क्योंकि हम इतनी दूर आ चुके हैं। क्या हम विज्ञापन देकर घाट के अधिकारियों से जानकारी मांग सकते हैं? ये तो और भी बुरा होगा। उन लोगों को भनक मिल जाएगी कि हम उनका पीछा करते हुए इतने करीब आ चुके हैं, और वो देश के बाहर भाग जाएंगे। वैसे भी वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर जब तक उनको लगेगा कि वो सुरक्षित है, वो जाने में जल्दी नहीं करेंगे। जोन्स की फुर्ती यहाँ पर हमारे काम आएगी, क्योंकि केस के बारे में उसका जो नज़रिया है वो दैनिक अखबारों में ज़रूर छपेगा, और भगोड़े अपराधी सोचेंगे कि सब लोग गलत रास्ते पर उनको ढूंढने निकले हैं। तब हम क्या करेंगे? मैंने मिलबैंक सुधार गृह के पास पहुंचने पर पूछा। ये हैंसन लो, घर जाओ, नाश्ता करो, और घंटे भर के लिए सो जाओ। ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमें आज रात भी खड़े खड़े गुजारनी पड़े। किसी टेलीग्राफ ऑफिस पर रुकना। हम टोबी को अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि ये अब भी हमारे काम आ सकता है। हम ग्रेट पीटर स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस पर रुके, और होम्स ने तार भेजा। तुमको क्या लग रहा है कि मैं किसको तार भेज रहा हूँ? उसने अपनी यात्रा जारी रखते हुए कहा, मुझे पक्का पता है कि मुझे नहीं मालूम।
तुमको पुलिस बल की बेकर स्ट्रीट शाखा के बारे में याद है, जिसको मैंने जेफरसन होप के मामले में नियुक्त किया था? हाँ तो, हंसते हुए मैंने कहा, यही वो मामला है जहाँ वो कुछ काम आ सकते हैं। अगर वो असफल हो जाते हैं तो मेरे पास दूसरे साधन भी हैं, पर पहले मैं इनको देखता हूँ। वो तार मेरे छोटे से गंदे लेफ्टिनेंट विंगिस के लिए था, और मैं सोचता हूँ कि वो और उसका गैंग हमारे नाश्ता ख़त्म करने से पहले ही हमारे पास आ जाएगा। अब 8 और 9 के बीच का वक्त था, और मुझे एहसास हो रहा था कि पिछली रात की गतिविधियों का असर मेरे शरीर पर भारी पड़ रहा है। मैं निढाल हो रहा था और मेरा दिमाग भी कम काम कर रहा था। मुझ में काम के प्रति वो उत्साह नहीं था जो मेरे दोस्त को इतनी फुर्ती देता था, न ही मैं इस समस्या को दिमागी पहेली मान पा रहा था। जहाँ तक बार्थोलोमियो की मौत की बात थी, मैंने उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनी थी, और इसलिए उसके हत्यारों के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी। फिर भी खजाना ज़रा दूसरी बात थी। वो या उसका कोई हिस्सा असल में मिस मार्स्टन का हक था। अगर वो खजाना वापस मिलने की गुंजाइश होती तो मैं इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देता। ये सच है कि अगर मुझे वो मिल गया होता तो वो हमेशा के लिए मेरी पहुंच के बाहर हो जाती। फिर भी ये बड़ा नीच और स्वार्थी प्यार होता अगर मैं ये सोचकर पीछे हट जाता। अगर होम्स अपराधियों को ढूंढने का काम कर सकता था तो मेरे पास इससे भी 10 गुनी मजबूत वजह थी कि मैं खजाना ढूंढने की कोशिश करूं। बेकर स्ट्रीट पर नहा धोकर मैं बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। जब मैं नीचे कमरे में आया तो नाश्ता लग चुका था और होम्स कॉफ़ी उड़ेल रहा था। ये रहा, हंसते हुए वो बोला और एक खुले अखबार की तरफ इशारा किया। चुस्त जोन्स और रिपोर्टर ने आपस में ये तय किया है, पर तुमने केस के बारे में काफ़ी जान लिया है। पहले अपना हैम और अंडा खाओ। मैंने उससे अखबार लिया और छोटा सा नोटिस पढ़ा, जिसका टाइटल था अपर नॉरवुड में रहस्यमयी वारदात। पिछली रात करीब 12 बजे अपर नॉरवुड की पौंडीचेरी लॉज में मिस्टर बार्थोलोमियो शॉल्टो अपने कमरे में रहस्यमयी हालातों में मरे पाए गए। जहां तक हमें जानकारी मिली है, मिस्टर शॉल्टो के शरीर पर हिंसा के कोई सुराग नहीं मिले हैं, पर मृतक द्वारा अपने पिता की विरासत में पाए गए मूल्यवान रत्नों का खजाना गायब हो गया है। ये बात सबसे पहले मिस्टर शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को मालूम पड़ी, जो मृतक के भाई मिस्टर थेडियस शॉल्टो के साथ मृतक के घर उससे मिलने गए थे। मिस्टर एथेनली जोन्स, जो जासूसी पुलिस बल के नामी सदस्य हैं, नॉरवुड पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे और पहली सूचना मिलते ही मौकाए वारदात पर जा पहुंचे। उनके चौकन्ने और अनुभवी दिमाग ने फौरन अपराधियों को भांप लिया, जिससे कि मृतक का भाई थेडियस शॉल्टो और हाउस कीपर मिसेस बर्नस्टोन, लाल राव नाम का भारतीय बटलर और चौकीदार या गेटकीपर मैकमर्डो नाम का आदमी भी अब हिरासत में है। ये लगभग तय है कि चोरों को घर की पूरी जानकारी थी, क्योंकि मिस्टर जोन्स का तकनीकी ज्ञान और छोटी से छोटी बात पर गौर करने की क्षमता के कारण वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपराधी दरवाजे खिड़की के रास्ते नहीं आए, बल्कि बिल्डिंग की छत के रास्ते अंदर घुसे होंगे और इस तरह उसके कमरे में घुसे होंगे जिसमें लाश पाई गई। इस बात से पता चलता है कि ये घुसपैठ कोई तुक्के में नहीं की गई थी। कानून के रक्षकों की तत्परता से पता चलता है कि ऐसे मौक़ों पर किसी तेज दिमाग का होना कितना फ़ायदेमंद होता है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो हमारे जासूसों की बुराई करते हैं। कितना शानदार लेख है, अपने कॉफ़ी के प्याले पर हंसते हुए होम्स ने कहा। तुम्हारी क्या राय है? मुझे लगता है कि हम भी अपराध के लिए ऐसे गिरफ्तार होने से बाल बाल बचे हैं। इसी वक्त घंटी जोर से बज उठी और मैंने अपनी मकान मालकिन मिसेज हडसन को निराशा से चिल्लाते हुए सुना। होम्स, आधा उठते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। नहीं, हालात इतने बेकाबू नहीं हैं। ये तो बीकर स्ट्रीट वाली फौज है। वो बोल ही रहा था कि नंगे पैरों की धप-धप की आवाज़ सीढ़ियों पर चढ़ती सुनाई पड़ी। ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए सड़क पर रहने वाले छोटे छोटे लड़कों की टोली आ धमकी। वो लोग अनुशासन में रहने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो इतने बेतरतीबी से अंदर घुसे थे क्योंकि वो तुरंत लाइन में उम्मीद भरे चेहरे लिए हमारे सामने खड़े हो गए। उनमें से एक, जो औरों से लंबा और उम्र में ज़्यादा था, अपने को सबसे अच्छा मानने के ऐसे अंदाज में आगे बढ़ा जो इतने दुबले पतले गंदे से लड़के पर बड़ा मजाकिया लग रहा था। आपका मैसेज मिला सर, वो बोला, और इन लोगों को जल्दी से ले आया।
3 बॉब और 1 टेनर टिकटों के लिए। ये लो, होम्स ने कुछ सिक्के निकालते हुए कहा। आइंदा से तुमको रिपोर्ट करेंगे विंगेस, और तुम मुझे। मैं घर में इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी ज़रूरी है कि तुम मेरे सारे निर्देशों को मानो। मुझे औरोरा नाम की एक स्टीम लॉन्च की तलाश है जिसका मालिक मोर्डिसाई स्मिथ है, जो काले रंग की है और उस पर 2 लाल पट्टियां हैं, जिसका फनल काला है और उस पर सफ़ेद पट्टी है। इस वक्त नदी में कहीं पर है। मैं चाहता हूं कि एक लड़का मिल बैंक के सामने मोर्डिसाई स्मिथ की नाव रखने की जगह पर खड़ा रहे ताकि वो बता सके कि नाव वापस आ गई है। तुम लोग आपस में तय कर लो और दोनों किनारों पर नज़र रखना। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे ज़रूर बताना। समझ में आया? यस गवर्नर, विंगेस बोला। पैसा पहले जितना ही मिलेगा और नाव खोजने वाले लड़के को 1 गिनी। लो, 1 दिन का एडवांस। अब भागो यहाँ से। उसने सबको 1-1 शिलिंग थमाई और मिनमिनाते हुए वो सीढ़ियों के नीचे उतर गए और एक पल के बाद मैंने उन्हें सड़क पर जाते देखा। अगर लॉन्च पानी के ऊपर है तो ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, होम्स ने मेज़ से उठकर पाइप सुलगाते हुए कहा। ये लोग हर जगह जा सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, किसी की भी बातचीत सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक पता चल जाएगा कि उन्होंने ढूंढ निकाला है। इस दौरान हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। हम जब तक या तो औरेरा को और या मिस्टर मोर्डिसाई स्मिथ को ढूंढ नहीं निकालते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है टोबी ये टुकड़े खा लेगा। क्या तुम सोने जा रहे हो होम्स? नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ। मेरा शरीर भी अजीब सा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी काम करके थका हूँ, जबकि खाली पड़े रहने से मैं पूरी तरह थक जाता हूँ। अब मैं सिगार पीकर इस अजीब मामले पर सोच विचार करता हूँ। अगर कभी किसी को आसान काम मिला है तो वो हमको मिला है। लकड़ी के पैर वाले आदमी अक्सर नहीं मिलते, पर दूसरा आदमी भी अनूठा ही होगा। फिर से दूसरे आदमी की बात कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे लिए रहस्य हो, पर तुमने अपनी राय बना ली होगी। अब तथ्यों पर नज़र डालो। छोटे छोटे पैरों के निशान, पंजे जो कभी जूतों से नहीं कसे गए, नंगे पैर, पत्थर के सिरे वाली लकड़ी की गदा, बहुत फुर्तीला, छोटे जहरीले तीर। इन सब से तुम क्या समझते हो? जंगली, मैं बोल पड़ा। शायद उन भारतीयों में एक जो जोनाथन स्मॉल के सहयोगी थे। ऐसा नहीं है, वो बोला। जब मैंने पहली बार ये विचित्र हथियार देखे तो मैं भी यही सोचने लगा, पर पैरों के निशान की विचित्रता से मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। भारतीय प्रायद्वीप के कुछ निवासी छोटे होते हैं, पर कोई भी इस तरह के निशान नहीं छोड़ सकता। असली हिंदू के पैर लंबे और पतले होते हैं। सैंडल पहनने वाले मुसलमान के पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों से अलग होता है, क्योंकि पैर अड़ाने के लिए अंगूठे और उंगलियों के बीच एक ठूंठ होता है। ये छोटे छोटे तीर भी एक ही तरह से छोड़े जा सकते हैं। इनको फूंकने वाले पाइप के जरिए छोड़ा जाता है। अब बताओ, हमारा जंगली कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का? मैंने तुक्का लगाया। उसने अपना हाथ उठाया और शेल्फ से एक मोटी किताब उठाई। ये गैजेटियर का पहला संस्मरण है जो अब छापा जा रहा है। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे सही माना जाना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। अंडमान द्वीप सुमात्रा के उत्तर से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में मौजूद। ये सब क्या है? गीला मौसम, कोरल रीफ, शार्क मछलियाँ, पोर्ट ब्लेयर, अपराधियों के बैरक, रटलैंड द्वीप, रुई के जंगल। ओह, ये रहा। अंडमान द्वीपों के मूल निवासी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा छोटे होने का दावा कर सकते हैं। हालांकि कुछ मानव शरीर शास्त्री मानते हैं कि अफ्रीका के बुशमैन, अमेरिका के डिगर्स सबसे छोटे होते हैं। औसत लंबाई करीब 1.25 मीटर से कम होती है। हालांकि कई नौजवान इससे भी छोटे होते हैं। ये लोग बड़े खूंखार और चिड़चिड़े होते हैं, जिनके ठिकानों का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि एक बार किसी पर भरोसा कर लें तो पक्की दोस्ती गांठ लेते हैं। ये याद रखना वॉटसन। अब ये सुनो, ये प्राकृतिक तौर पर बड़े भद्दे होते हैं, बिना आकार के बड़े बड़े सिर वाले, छोटी पैनी आँखें और बेतरतीब नाक नक्श। उनके हाथ और पैर आश्चर्यजनक तौर पर छोटे होते हैं। ये इतने चुस्त और खूंखार होते हैं
कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इन्हें जीत लेने की कोशिशें बेकार हो गईं। दुर्घटनाग्रस्त पानी के जहाज के नाविकों के लिए हमेशा खौफ बने रहते हैं। अपनी पत्थर के सिरों वाली गदाओं से उनके सिर फोड़ डालते हैं या जहरीले तीर से मार डालते हैं। इस नरसंहार के बाद ये इंसानी गोश्त खाकर दावत उड़ाते हैं। बड़े अच्छे दोस्ताना किस्म के लोग हैं वॉटसन। अगर ये बंदा अपनी करनी पर उतर आता है तो ये माजरा और भी भयानक हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि जोनाथन स्मॉल ने इसको आने से रोकने की बहुत कोशिश की होगी, पर उसको ऐसा अनोखा पार्टनर मिला कैसे होगा? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि स्मॉल अंडमान से आया था। क्या ऐसा होना बड़े हैरानी की बात है कि ये भी उसी के साथ रहा हो? इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त के साथ हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो वॉटसन, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। सोफे पर लेट जाओ और देखो कि मैं तुम्हें सुला पाता हूँ या नहीं। उसने कोने से वायलिन उठाया और मैं लेट गया। वो धीमी स्वप्निल मीठी धुनें बजाने लगा, जो शायद उसने खुद ही गढ़ी थी, क्योंकि उसमें यह हुनर है। मुझे उसके गंभीर चेहरे और वायलिन के ऊपर नीचे होने का कुछ कुछ एहसास है। फिर मैं आवाज़ के मीठे समुद्र में शांति से तैरने लगा और अपने को स्वप्न लोक में पाया। मिस मार्स्टन का प्यारा चेहरा मेरे ऊपर झांक रहा था। मैं उठा तो दोपहर ढलने लगी थी और मैं तरोताज़ा हो गया था। शर्लॉक होम्स ठीक वैसे ही बैठा था जैसा मैंने उसको छोड़ा था, बस वायलिन एक ओर रखकर किसी किताब में तल्लीन था। जब मैं हिला तो उसने मुझे देखा और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तुम खूब आराम से सोए, उसने कहा। मुझे लगा कि हमारी बातचीत से तुम्हारी नींद टूट जाएगी। मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने जवाब दिया। तुमको कोई बात सुनाई पड़ी? नहीं। मैं मानता हूँ कि मैं भी हैरान हूँ और उलझन में भी। अब तक मुझे किसी निश्चित जवाब की उम्मीद थी। अभी अभी विंगेस आया था। वो कह रहा था कि लॉन्च का कुछ सुराग नहीं मिला है। ये देरी बौखलाने वाली है, क्योंकि हर घंटा मायने रखता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं अब बिल्कुल तरोताज़ा हूँ और दूसरी रात को भी बाहर बिता सकता हूँ। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। अगर हम खुद जाते हैं तो संदेश हमारी गैर हाजिरी में आ सकता है और फिर से देर होगी। तुम जो करना चाहो वो करो, पर मुझे चौकन्ना रहना होगा। तो फिर मैं दौड़कर कैम्बरवेल जाकर मिसेस सीसिल फॉरेस्टर से मिलता हूँ। उसने कल मुझे आने के लिए कहा था। मिसेस सीसिल फॉरेस्टर से मिलोगे? होम्स की आंखों में हंसी की चमक थी। हाँ, मिस मास्टन से भी मिल लूँगा। वो लोग उत्सुक थीं ये जानने के लिए कि क्या हुआ है। मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताता, होम्स ने कहा। औरतों पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी हों। इस बेहुदा टिप्पणी पर बहस करना मैंने ठीक नहीं समझा। 1 या 2 घंटे में वापस लौट आऊँगा, मैंने कहा। ठीक है, गुड लक। पर सुनो, अगर तुम चाह ही रहे हो तो टोबी को लौटा देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए मैंने कुत्ते को अपने साथ लिया और शर्लक होम्स को छोड़कर पिंचिन लेन के जानवर प्रेमी के पास चला गया। कैम्बरवेल में मुझे मिस मार्स्टन मिली, जो अपने रात भर के जागरण के बाद थोड़ी थकी हुई सी दिखीं, पर सारी बातें सुनने को बेचैन थीं। मिसेस फॉरेस्टर को भी बड़ी बेचैनी थी। मैंने उनको बताया कि हमने क्या क्या किया, पर ट्रेजेडी के भयंकर हिस्सों को उनसे छुपा गया। हालांकि मैंने मिस्टर शॉल्टो की मौत के बारे में भी बताया, पर उसकी मौत का तरीका नहीं बताया। पर काफ़ी कुछ छुपाने के बावजूद काफ़ी कुछ फिर भी था, जिससे वो चौंक कर हैरानी में पड़ गईं। ये तो बड़ी रोमांचक कहानी है, मिसेस फॉरेस्टर बोली। एक धोखा पाई औरत, $500,000 का खजाना, एक काला नरबक्षी और लकड़ी के पैर वाला गुंडा, ये लोग पुराने जमाने के ड्रैगन या दुष्ट राजकुमार की जगह ले लेते हैं, और बचाने के लिए 2 बहादुर। मिस मार्स्टन ने मुझ पर एक चमकती नज़र डाली। मेरी तुम्हारी किस्मत इस खोज पर टिकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बेचैन हो। ज़रा सोचो, इतने अमीर होने का और दुनिया तुम्हारे पैरों पर होने का क्या मतलब है? मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई जब मैंने देखा कि इस बात से उसने कोई खुशी नहीं जाहिर की, बल्कि उसने आत्मसम्मान से अपना सिर झटका, मानो इस मामले में उसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो मिस्टर थेडियस शाल्टो के बारे में परेशान हूँ, वो बोली। बाकी कोई बात मायने नहीं रखती, पर मैं समझती हूँ कि उनका रवैया बहुत ही ईमानदारी भरा है।
हमारा फर्ज बनता है कि उनको इस भयानक और झूठे आरोप से आज़ाद किया जाए। मैं कैम्बरवेल से निकला तो शाम बीत गई थी और जब मैं घर पहुंचा तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मेरे दोस्त की किताब और पाइप उसकी कुर्सी के पास पड़ी थी, पर वो खुद गायब था। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।